नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में हर साल 13.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार अकेले तंबाकू है। जबकि दुनिया भर की बात करें तो तंबाकू से होने वाली मौत का यह आंकड़ा 80 लाख से ऊपर है। ग्रामीण इलाकों में खैनी और बीड़ी तो शहरी इलाकों में सिगरेट के तौर पर इसका खूब चलन है। वर्ल्ड नो टोबैको डे है आज, और आज सिर्फ हम रस्म अदायगी नहीं कर रहे हैं, बल्कि तंबाकू के जो असल खतरे हैं, इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं, आपके जीवन पर इसका जो खतरा मंडरा रहा है हम सबके जीवन पर, और सिर्फ तंबाकू का सेवन करने वाले ही नहीं, बल्कि अपरोक्ष रूप से जो तंबाकू के सेवन करने वाले लोगों के आस, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि पीढ़ियों को बर्बाद कर देने वाले तंबाकू से पीछा छुड़ाना क्या इतना मुश्किल है। हमारा टॉपिक का चर्चा का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, तंबाकू से तौबा मुमकिन है। इसी लाइन पर कि मुमकिन है, अगर मन में है विश्वास और इच्छा तो मुमकिन है तंबाकू से तौबा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सिगरेट के पैकेट पर साफ साफ बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी होती है कि इसके पीने से कैंसर हो सकता है। टीवी, अखबार, फिल्म, थिएटर, हर जगह तंबाकू के खतरे से आगाह किया जाता है। इसके बावजूद सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में तंबाकू का सेवन करने से हर साल 13.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इस आंकड़े से अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 41,000 युवाओं और 400 बच्चे सिगरेट के धुएं के संपर्क में आने के चलते जान गंवा देते हैं। अगर टोबैको से होने वाले ग्लोबल डेथ पर नजर डालें तो यह आंकड़ा 80 लाख से ऊपर का है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 28% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 साल के ऊपर की उम्र के 38% पुरुष और 9% महिलाएं तंबाकू उत्पादों का सेवन करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में तंबाकू का सेवन ज्यादा है। यहाँ 43% पुरुष, 11% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा पुरुषों पर 29% और महिलाओं पर 6% बैठता है। आपको बता दें कि तंबाकू हमारे जीवन के 13 साल कम कर रहा है, तो एक सिगरेट जिंदगी के 9 से 11 मिनट कम कर देती है। वहीं तंबाकू के सेवन से कैंसर, फेफड़े की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हर साल दुनिया भर में नो टोबैको डे के जरिए लोगों को इससे होने वाले खतरे से आगाह किया जाता है। इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की रक्षा। इस थीम के पीछे एक ठोस वजह है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रही है, तो वहीं ग्लोबल लेवल पर सिगरेट उत्पादन के लिए 60 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जाते हैं और करीब 2200 करोड़ लीटर से अधिक मात्रा में पानी खर्च होता है। इसके उत्पादन में ही 8 करोड़ 40 लाख टन की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी सिगरेट तंबाकू का सेवन करने वाले अपनी जान को जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये एक बड़ा खतरा है। देश में सर्वाधिक मिजोरम में 73% पुरुष और 62% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, और मणिपुर में यह आंकड़ा 58% और 43% बैठता है। जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी के तंबाकू सेवन करने से देश की स्वास्थ्य सेवा पर सालाना करीब 17,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आता है। ऐसे में अगर कोई तंबाकू का किसी तरह से सेवन करता है तो आज से ही इसे छोड़ने का प्रण लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके मुंह से लेकर दिमाग से लेकर दिल से लेकर एक एक ऑर्गन, यानी कि शरीर के एक एक हिस्से को खोखला कर देने वाला ये तंबाकू आपके जीवन से कैसे जाएगा। आपके जीवन में अगर ये जा चुका है, आप तंबाकू का सेवन नहीं करते, तो भी आप खतरे से बाहर नहीं हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी बहुत सारे लोगों की हर साल मौत हो जाती है। इसलिए सिर्फ वही लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हीं को समझना ये जरूरी है, ऐसा नहीं। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें समाज के एक एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। ये कड़ी जब जुड़ेगी तभी पूरी होगी और तभी इसका संपूर्ण सफाया होगा। आज इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं।
डॉक्टर अरूप के चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित धमीजा, सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंजा मेहदी, डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी के बत्रा हॉस्पिटल में। डॉक्टर कुंजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चोपड़ा मैं आपसे ही करना चाहूँगा। डेटा हम सबके सामने है सर, इंटरनेशनली, नेशनली, लोकली, सब तरह के डेटा हम सबके सामने हैं। जागरूकता के लिए बहुत सब कुछ किया सरकार ने, लेकिन जो मुख्य वजह है, इतनी सारी जागरूकता के बावजूद इतनी सारी कहानियां हम लोगों के आसपास हैं, उन कहानियों से आज भी हम सीख नहीं ले रहे हैं। वो कहानियां हम पर असर क्यों नहीं करती हैं? आज भी 9 लाख के तकरीबन हिंदुस्तान में लोगों की जान जा रही है सिर्फ तंबाकू की वजह से। आखिर क्यों हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, आई थिंक कुछ टाइम पहले तक ये माना जाता था कि शायद एड्स देख के और शायद मूवीज में ये देख के कि हीरो टाइप लोग सिगरेट पीते हैं, शायद बच्चे, खासतौर से मर्द, मतलब बॉयज, वो ज़्यादा स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। वो भी खैर अब फर्क पड़ गया है, क्योंकि WHO ने करीब 15 साल पहले लॉ बनाया था कि सिगरेट की ऐड देने पे पाबंदी लगाई जाए। और मूवीज़ में भी अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी कोई स्मोक करता है तो नीचे वार्निंग आ जाती है। फिर भी समहाउ ये एडिक्शन है जी, जैसे एडिक्शन ड्रग्स की भी है, एडिक्शन और चीज़ों की भी होती है। तो ये हम जो बिनाइन चीज़ें हैं उनमें हम इसको डिपेंडेंस मान लेते हैं। जैसे कई लोगों को चाय की, कॉफ़ी की ऐसी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप दिन में कई बार पीते हो। मीठा है, अब वो भी चाहे आप इसको डिपेंडेंस मान लीजिए, चाहे आप इसको एडिक्शन मान लीजिए। सिमिलरली स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, एंड आफ्टर एन एक्सटेंट अल्कोहल भी है। ये एक एडिक्शन बन जाती है, इस पर डिपेंडेंस हो जाती है लोगों को। और वो आप चाहे जितना मर्जी समझ लो कि जी इससे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आपने खुद ही बताया, दुनिया में साल में 80 लाख यानी कि नियरली 1 करोड़ लोगों की डेथ डायरेक्टली स्मोकिंग के कारण होती है, विच इज़ ए ह्यूज नंबर। इंडिया में ये नंबर 10 लाख से ऊपर है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सिर्फ ये हार्ट की बीमारी नहीं है जो इसके कारण होती है, इससे स्ट्रोक भी होता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा असर तो लंग्स पे पड़ता है। मुंह का जो ट्रैक्ट, मतलब लिप्स से लेके लंग्स तक, हर जगह, और फूड पाइप, हर जगह पे कैंसर्स हो सकते हैं, लंग्स को डैमेज हो सकता है। फिर भी आई थिंक यही बात है कि लोग सीरियसली इस चीज़ को लेते नहीं हैं कि ये क्यों हो रहा है। बचपन में ये आदतें शुरू हो जाती हैं, छोड़नी मुश्किल हो जाती हैं। एंड हमें बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए कि ये एडिक्शंस ख़त्म हो, यही कह सकता हूँ। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर अमित, जैसे कि डॉक्टर अरुण ने भी बताया कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अब ये सिरा सर, आप इसका कैसे इसका सिरा पकड़ें? एज ए सोसाइटी, एडवर्टीजमेंट, एज ए गवर्नमेंट, जागरूकता, सारी चीज़ें हमने करके देख ली हैं। हो सकता है उनका असर स्वाभाविक रूप से हुआ भी होगा। अगर तंबाकू निषेध को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, उनका असर हुआ ही होगा। जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं, शायद वो नंबर्स उससे ज़्यादा होते, लेकिन ये पूरी तरह से हटा नहीं है और राह बड़ी लंबी दिखाई देती है। डॉक्टर अमित, ऐसा क्यों है? कहां पर चूक हो रही है हमसे? सर बेसिकली ये एक तरह का नशा है। नशे वाला कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग यूज़ करते हैं, वो माइंड का जो प्लेजर एरिया है, या जो माइंड को खुशी देने वाला, या हमें आपको एक्टिव रखने वाला जो एरिया है, उसको स्टिमुलेट करता है। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी उस टाइम के लिए तो डेफिनेटली मिल जाती है, और धीरे धीरे माइंड को उसकी लत लग जाती है, धीरे धीरे बाकी बॉडी के सिस्टम्स को उसकी लत लग जाती है। और ये एक विशेष साइकिल है जो समहाउ चलती रहती है। हम लोग एज पल्मोलॉजिस्ट बहुत पेशेंट्स देखते हैं जो दमे से, COPD से, ILD से, लंग कैंसर से, तमाम बीमारियां जो स्मोकिंग की वजह से होती हैं उससे ग्रस्त हैं, उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स झेल रहे हैं। बट अगर आप उनसे पूछे सर स्मोकिंग बंद कर दी? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कम कर दी है, मैंने बस दिन में 5 लेता हूँ, पहले मैं 20 लेता था, लेकिन बंद नहीं हो पा रही है। तो समहाउ ये जो माइंड पे, साइकी पे और बॉडी पे जो उसकी डिपेंडेंस है, उसको गिव अप करना, आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये हमारी डेली
प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं पेशेंट्स को गिव अप करना बहुत मुश्किल है, डिस्पाइट दैट कि वो उस बीमारी से संक्रमित है, उन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं जो डायरेक्टली स्मोकिंग से रिलेटेड है, स्मोकिंग गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि स्ट्रक्चरल एंड सोसाइटी में जो एक चेंज लाने की ज़रूरत है, वो हमें अपने फैमिली लेवल पे हम लोग अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देते हैं। देखा गया है कि अगर पेरेंट्स स्मोक करेंगे, अंडरस्टैंडेबल है कि बच्चा भी आगे स्मोक करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई भी नशे वाली चीज़ जो जिस तरह का बिहेवियर हम लोग अपने बच्चों को जिस तरह अपने आप को दिखाएंगे, बच्चे हमें फॉलो करेंगे। अगर हम लोग घर में अल्कोहल पे, स्मोकिंग पे जोर देंगे, बच्चों को नहीं टोकेंगे, तो बच्चे हमारे उसके सीखेंगे कि ये तो मेरे माँ बाप भी करते हैं, ये फैशनेबल है, स्कूल में सारे फ्रेंड्स करते हैं, इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये साइकी जो है, ये एक साइकिल सोसाइटी को ब्रेक करना है। एज फार एज मेडिसिन आर कंसर्न, वी कैन हेल्प यू अचीव दैट, एज साइकोलॉजिस्ट वी कैन हेल्प यू अचीव दैट, बट ये सोसाइटी लेवल पे जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक अंदर से हमारे को फीलिंग नहीं आएगी कि हमने गिव अप करना है, ये गिव अप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर अरुण, शायद सोसाइटी का वो हिस्सा जो नशे की गिरफ्त में नहीं है, जो सिगरेट नहीं पीता, जो तंबाकू का किसी तरह का सेवन नहीं करता, वो अपने आप को आज के ज़माने में सुरक्षित महसूस करता होगा। और ख़ास तौर से जब वर्ल्ड टोबैको डे जैसे मौके आते होंगे तो वो बड़ा गर्व से कहता होगा कि देखिए साहब, मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है। अप्रत्यक्ष तौर पर अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो शरीर में कम से कम 7,000 रसायन आपके भी पहुंच रहे हैं, उनमें से 70 कैंसर की वजह हो सकते हैं, और वो आ रहा है आपके सामने वाले के सिगरेट पीने से। सो ये एज अ सोसाइटी हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। जो लोग इसकी जद में नहीं हैं वो भी एक कदम और आके इसको पूरी तरह से इरेडिकेट करने में, जागरूकता में अपना पूरा योगदान दे, ना कि सिर्फ ये सोच के कि भैया मैं तो बच गया और मैं सेफ हूं। इस सोच से शायद काम अब नहीं चलेगा। डॉक्टर अरुण। हाँ, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक डॉक्टर साहब ने ये बात बहुत सही बोली है कि सिर्फ ये बताने से कि इसके क्या नुकसान हैं, एड्स रोकने से ये छूट नहीं रही है एडिक्शन। इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। देखिए, एक तो आई थिंक वैसे इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। हम लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, मगर साइकोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं। कोई भी आदत अगर आपने बदलनी है तो वो आदत की आपको रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। जैसे अगर आप कहो कि जी हमने मीठा कम करना है, तो हमको मीठे की जगह कुछ और ढूंढना पड़ेगा खाने के लिए उस वक्त। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया बड़ा सही, ब्रेन में ऐसे सेंटर्स हैं जो ऐसी प्लेजरेबल चीज़ों को यूज़ करने से, खाने से, पीने से स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे हमें खुशी महसूस होती है, हमें सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। सो सिगरेट पीने से भी लोगों को ऐसी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको तलब लगती है इसकी। तो इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर हेल्दियर हैबिट। तो ये साइकोलॉजिस्ट को उनको गाइड करना पड़ेगा कि वो ऐसा करें। एंड यस, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी यंगर एज में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी उतनी ये पक्की हो जाएंगी आदतें, उतना छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उतना ही जल्दी नुकसान होगा इनका। बट हमें ये भी जानना चाहिए कि इनको छोड़ने से फ़ायदा कितना होता है। हार्ट के मामले में मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर जो ब्लड प्रेशर पे, हार्ट रेट पे असर है वो कम होना शुरू हो जाता है। 1 साल के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क कम होना शुरू हो जाता है। और 2 से 5 साल के अंदर ये रिस्क नियरली, आप नॉर्मल तो नहीं पर नॉर्मल से 30-40% ज़्यादा ही रह जाता है। अदरवाइज मोर देन ट्वाइस है ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। मुझे लगता है सर, मुझे लगता है अरुण सर, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा उन लोगों को समझना चाहिए और एक बार फिर से सुनना चाहिए जो लोग अभी भी तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, भय बिन होए न प्रीत, और जो थ्योरी ऑफ डिटरेंस है, जब तक भय नहीं होगा किसी चीज़ का तब तक कोई नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि जितने छोड़ने वाले भी आते हैं जिस स्टेज पे, वो भी अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। जब कुछ ना कुछ डॉक्टर या रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलता है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि भैया या तो तंबाकू छोड़ दो और वरना फिर आप अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। आई एम सॉरी अगर ये शब्द किसी को कर्कश लग रहे हों, लेकिन यही होता है। जब तक डॉक्टर आपको नहीं बताते, डराते नहीं है, तब तक कोई छोड़ता भी नहीं। और उसके बाद कवायद शुरू होती है कि आज मैं 10 सिगरेट पी रहा हूं तो चलो 2 ही पी ली मैंने, और उसमें भी बड़ा वो खुश महसूस करते हैं कि आज तो 2 ही पी। फिर 4 दिन बाद पता चलता है कि फिर 2-4 दिन 2-2 एक-एक करके पिया, फिर पता चला कि अरे यार टेंशन हो गई थी, फिर पूरी की पूरी डब्बी पी गए। तो ये चेन जो है, ये ऐसी चेन है जो कभी टूटती नहीं और ये सिरा कभी मिलता नहीं।
डॉक्टर उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा। डॉक्टर मैं चाहूंगा सर एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं, सिगरेट छोड़ने के बाद आपकी जीने की संभावनाएं कितनी हो जाती हैं, आपके हार्ट की बीमारियां कितनी कम हो जाती हैं, एक बार फिर से ये डेटा बताएं सर। देखिए जी, आपने अभी बताया कि सिगरेट लगातार पीने से लाइफ के करीब 13 साल कम हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सिगरेट उतना ही सीरियस है जितना कि शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी हम मानते हैं आपकी लाइफ के 12 साल कम कर देती है, तो ये सिगरेट उससे भी आगे है, ये लाइफ के 13 साल कम कर देती है। ईच सिगरेट आपकी लाइफ के करीब 10 मिनट कम कर देती है। तो लेकिन ये नहीं है कि आप सिगरेट पी रहे हो, आज अगर आप बंद भी कर दोगे तो भी बीमारी बढ़ती रहेगी। ये चीज लंग के लिए रिलेटिवली है, लंग की बीमारी रिकवर तो नहीं करती, रुक जाती है। लेकिन जो ये हार्ट अटैक की बीमारी है, इस मामले में ये एडवांटेज है कि सिगरेट पीना बंद करने से जो लाइफ को रिस्क है वो कम हो जाता है। और ये जो बेनिफिट्स हैं विद इन 1 मंथ शुरू हो जाते हैं और हमें 1 से 5 साल के अंदर क्लियर बेनिफिट्स नजर आते हैं हार्ट अटैक का रिस्क कम होने के मामले में और ब्लड प्रेशर कम होने के मामले में। सो तंबाकू से तौबा मुमकिन है, लेकिन उसके लिए मन बनाना होगा। मन है तो मुमकिन है, सोच की आवश्यकता होगी और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। वो इच्छा शक्ति, वो सोच कहाँ से लानी है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें ज़रा उन पेशेंट्स के बारे में सर बताइए जो आपके पास आते हैं और एक ऐसे स्टेज पर आते हैं जब आपको भी लगता है कि काश ये कुछ दिन पहले आते या कुछ समय पहले चेत जाते या तंबाकू का सेवन नहीं करते। इस तरह के जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या स्टेज पर पहुंचने के बाद उनके चेहरे पर कोई शिकन आप देखते हैं, कोई पश्चाताप के रेखाएं आप देखते हैं कि हमसे गलती हुई, काश हम नहीं पीते सिगरेट या तंबाकू का सेवन नहीं करते? वो पश्चाताप आपने कभी देखा सर? देखिए, जो मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं जो लंग में हम लोग स्मोकिंग के हिसाब से देखते हैं वो है लंग कैंसर एंड सीओपीडी। लंग कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि जब वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में होता है, दैट मीन्स अर्ली स्टेज में, जब हम लोग मानते हैं कि हम लोग सर्जरी से या किसी और उपाय से उसको बॉडी से इरेडिकेट कर सकते हैं ताकि पेशेंट की जो लॉन्जेविटी लाइफ है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। स्टेज 1 और स्टेज 2 में अल्टीमेटली पेशेंट को सिम्टम्स ही ट्यूमर होता है कि पेशेंट को तंग नहीं कर रहा होता। तो जितने भी लंग कैंसर के मामले हम लोग पकड़ पाते हैं, जब पेशेंट बाय द टाइम डॉक्टर के पास सलाह लेने आता है अपने प्रॉब्लम के लिए, वो हम लोग स्टेज 3 और स्टेज 4 में पकड़ते हैं। आप ये माने कि अगर हम लोग किसी कैंसर को स्टेज 1 या 2 में पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं और उसके आगे की लाइफ भी संभव है। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है स्टेज 3 या स्टेज 4 में है, तो हम लोग मानते हैं कि barely 20% to 30% of these patients will be able to survive for 5 years and the median survival is somewhere between 1 to 5 years for most of these patients. तो this is very unfortunate और हम लोगों को पता है कि लंग कैंसर का जो सबसे कॉमन कॉज है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो स्मोकिंग है। सो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ कैंसर्स जो लंग के होते हैं वो सिर्फ स्मोकर्स में पाए जाते हैं। अच्छा, नॉन स्मोकर्स में भी ये पाया जाता है लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं सीटी स्कैन का किसी का मैं पढ़ रहा था, उसमें सर पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड होता है कि स्मोकिंग से आपके फेफड़ों को कितना नुकसान हुआ है, मतलब वो रीजन भी पता होता है, सीटी स्कैन में वो भी आ जाता है बेसिकली। बिल्कुल, अगर हम लोग माने एक होते जो आप कॉमनली दमा समझते हैं ना, दमा नॉर्मली एलर्जी की या जनरेशन में पास ऑन होती वाली बीमारी होती है। उसी का जो सीवियर फॉर्म होता है जिसको सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें धीरे धीरे लंग फंक्शन हमारा कम होता रहता है। तो ये प्रिडोमिनेंटली स्मोकिंग की वजह से ही होता है, या अगर घर में चूल्हा या कोल या वुड बाय फायर बर्न जो होती थी, जो पहले अब बहुत कम हो गया है, स्पेशली गांव में भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे गैस का चलन बढ़ रहा है ये सब चीजें कम हो रही हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली धुएं से ये बीमारी होती थी। तो स्मोकिंग के धुएं से, स्मोकिंग की वजह से, और जो चूल्हा चलाना है या वुड फायर यूज करना है उसमें होती थी, उसमें हम लोग बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ द लंग हम लोग ऑलरेडी खो चुके हैं, और वो सारा का सारा जिम्मा सिर्फ स्मोकिंग से होता है। उसी तरह अगर हम लोग किसी आदमी का लंग फंक्शन टेस्ट करें जिसको स्मोकिंग की वजह से लंग डिजीज है, तो barely 30% 40% उनका लंग फंक्शन बचा हुआ होता है, जिसके साथ उनको पूरी जिंदगी बितानी होती है, और उनकी लाइफ ऑलरेडी 5 से 10 साल इस बीमारी की वजह से कम हो चुकी होती है, और प्योर कारण उसका सिर्फ स्मोकिंग है, सिर्फ स्मोकिंग और कुछ नहीं है। तो आपके क्षण भर के आती है, उनको दुख होता है, बट जब
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। और आपके क्षण भर के उस प्लेजर के लिए आप जितना भुगतते हैं या इस तरह के लोग जितना भुगतते हैं, वो तो आप फिर भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन कभी इमेजिन कीजिए कि उनके आसपास रहने वाले जो लोग उनसे प्यार करते हैं या जो लोग उनसे अटैच्ड हैं, उनके घर परिवार के लोग, फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके वेल विशर्स, उनकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर होता होगा। ये तिल तिल करके मरना ही से कहा जाएगा, उसके लिए नहीं जो कि तंबाकू की सेवन की वजह से डेथ बेड पर है, बल्कि उनके जो अपने हैं उनका तिल तिल कर मरना शायद ज़्यादा दुख देगा आपको। बहरहाल डॉक्टर अरुण, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि साहब जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतने लाखों लोग मर रहे हैं, 80-84 लाख लोग मर रहे हैं, 13-14 लाख हिंदुस्तान में मर रहे हैं, तो बैन क्यों नहीं कर देते आप? एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसमें फल फूल रही है, अपना कारोबार कर रही है और बहुत तरह के इसमें कारोबार चलते हैं, वो फल फूलते हैं। तो फिर लोग सवाल भी उठाते हैं कि आप ये वैधानिक चेतावनी देकर कब तक मुंह मोड़ते रहेंगे अपनी जिम्मेदारियों से, कंप्लीटली बैन क्यों नहीं कर देते? तो ये एक ऐसी बहस है सर, इस पर आपका टेक क्या है? इसमें अलग अलग राय में लोगों की सुनता हूं। देखिए, इसमें हम तो डॉक्टर हैं जी, हम वी कांट डिसाइड अबाउट दिस। अगर आप हमसे पूछो तो यस, इसका सबसे आसान तरीका तो बैन ही है, क्योंकि अगर आप कोई भी खराब आदत देख लें, आप जितना मर्जी लोगों को इस बारे में एजुकेट कर लें, जितना मर्जी आप गाइड कर दें इनके नुकसान क्या है, जितना मर्जी आप बता दें इसको छोड़ने के फायदे क्या है, आप देखेंगे 10% से ज्यादा लोग छोड़ नहीं पाएंगे। आप देखेंगे 80-90% लोग कंटिन्यू करेंगे वो आदत, वो होता रहेगा कि जी कुछ देर छोड़ा, कम हो गया, फिर शुरू हो गया। सो बैन करना इज ऑब्वियसली द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी। प्रॉब्लम ये है कि एक तो इससे मेरे ख्याल काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है सरकार को, क्योंकि देखिए ये स्मोकिंग और अल्कोहल ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। मतलब पंजाब में तो जैसे अल्कोहल का जो ऑफिशियल रेट है उससे भी ज्यादा में मिलती है और कोई पूछता ही नहीं है, कभी कोई नहीं पूछता ये कितने की है, क्योंकि जिसने पीनी है उसने पीनी ही है और जिसने जैसे स्मोक करना है तो स्मोक करना ही है। तो इसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है और सरकार को नेचुरली उसका एडवांटेज होता है। फिर ये वो क्रिकेट टीम और ये वो स्पॉन्सर ऐसी चीज़ें भी करते रहते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि एक खराब आदत छूटेगी, शायद कोई और निकल आएगी। पर हाँ, आई एग्री कि बैन या समथिंग लाइक ए बैन या बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरेंट कि इतनी महंगी हो कि कोई खरीद ही ना पाए, कुछ ऐसा चीज ही करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कदम तो उठाना होगा। आखिरकार 13-14 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनके लिए प्लेजर हो सकता है, लेकिन एज ए नेशन हमारी गवर्नमेंट को ये होना चाहिए, ये एहसास शायद होगा भी। बहरहाल एक ऐसी चीज़ है, हम बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे भी हम दोष नहीं दे सकते, बहुत सारी चीज़ें ये फैसले लेने में बहुत वक्त लगता है और बहुत इसमें दिमाग भी लगता होगा। आई एम श्योर दैट्स वाई इस पर कोई नतीजा अब तक पहुंचा नहीं है। डॉक्टर कुंजारी भी हमारे साथ हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। आखिरी सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर कुंजारी, आपसे भी मेरा वही सवाल रहेगा सर। आप इतने सारे कैंसर पेशेंट्स का इलाज करते हैं, कुछ लोगों को आप ज़िंदगी भी देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते होंगे जिनकी हालत, जिनकी जो जिस स्टेज पे वो आते हैं आपके पास, आप लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर मैं जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो हमारे शो देख रहे हैं, वो जो मोमेंट्स होते हैं जिसमें पश्चाताप का एक कहीं ना कहीं एक सोच होती है, विचार होता है, वो चेहरे देखकर आपको क्या लगता है? उनके चेहरे पर आपने कभी पश्चाताप देखा होगा? क्या सोचता होगा उस वक्त आदमी जब उसे पता चलता होगा कि मैं तंबाकू की वजह से आज बहुत साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूं? पहले तो ये है, जब हम देखते हैं कुछ मरीज ऐसा है जैसे मुंह का कैंसर है और 3-4 बार सर्जरी हो चुका है, इतना डिसफिगर हो जाता है ना, उसको देख के लगता है जे ये तो मतलब ऐसा सिचुएशन में पहुंच गए हैं। अगर ये सिचुएशन के बारे में पहले इनको पता होता तो शायद ये तंबाकू का आदत नहीं लगता या आदत वो कंटिन्यू नहीं करता। तो एक्चुअल जो पॉइंट है, मैंने 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये है, तंबाकू का जो एडिक्शन है ये इतना स्ट्रांग है, तो इसके कंपैरिजन में, इनका कॉन्ट्रास्ट में जो हमारे इसके प्रति जो भय है या जो नुकसान होने के लिए, जो नुकसान का, कैंसर का, ये और जो बीमारी होने का जो खतरा का जो दर है वो कमी हो जाता है। इसलिए एडिक्शन इतना स्ट्रांग है, ये खींच के लाते हैं। दूसरी बात यह है,
जो हम ये बात कर रहे हैं, सपोज ये अवेयरनेस के लिए नो टोबैको डे में बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत बात होती है, बहुत हम डिस्कस करते हैं जी। तो इसके बारे में जो डिस्कस करते हैं ये सुनने वाला कम होता है। इसके कंपैरिजन में जो एडवर्टाइज होता है कुछ ऐसे मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइज होते हैं ना, जो सरोगेट एडवर्टाइज होता है, उसके वजह से लोग मतलब ये नुकसान के बारे में सोचते ही नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये तंबाकू का जो आदत लगते हैं ना, ये यंग एज में लगता है, जैसे स्कूल कॉलेज के टाइम में लगता है और बाद में बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए अगर कुछ करके हम पहले स्कूल कॉलेज में कुछ पाठ्यक्रम में कुछ अगर कुछ ऐसा टॉपिक ला सकते हैं जो अवेयरनेस हो जाए, जो क्योंकि जो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली है। ये तीनों पॉइंट जो आपने रखे हैं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो आपने बोला ना कि जो कच्ची उम्र है वहां पर जब नासमझी में आप तंबाकू और इस तरह के जो मादक पदार्थ है उनका सेवन करने की शुरुआत करते हो, उस समय सोचता भी नहीं आदमी, उस समय तो कोई टेंशन भी नहीं होती कि मेरे को टेंशन हो गई इसलिए मैंने शुरू किया है। तो इस तरह का वहां पर आप इसको अगर कंट्रोल कर पाए तो मुझे लगता है इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बहरहाल बहुत सारे इसके पहलू थे और इन पर चर्चा की हमारे तीनों खास मेहमानों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अमित, डॉक्टर कुंजारी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।